देखिए, मेंस की प्रिपरेशन में दो बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या, भाई ये डाउट ना आपके मन में जरूर आएगा। सबसे पहला डाउट तो ये आएगा कि सर जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 6 तक का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा सिलेबस है, हम किस टॉपिक को ज्यादा प्राथमिकता दें, किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करके तैयार करें और किस टॉपिक को थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। एक तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, भाई जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 6 पेपर तो जीएस में आपके दिए गए हैं। उसमें भी अगर मैं केवल लास्ट के 2 पेपर की बात करूं तो 40 प्लस टॉपिक तो वहीं पर दिया गया अकेले के लिए। तो टॉपिक तो बहुत ज्यादा है। तो मैं आज आपको एक बेसिक कैलकुलेशन के साथ ये बात समझाने का प्रयास करूंगा कि हमको किस सेक्शन को ज्यादा प्राथमिकता देने की यहां पर आवश्यकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर सिलेबस के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि है, मतलब टॉपिक तो सिलेबस में दिया गया है लेकिन उसको पढ़ना कहां से, रिसोर्स क्या पढ़ना है उसके लिए, वही हमको नहीं आइडिया, मिल ही नहीं रहा है कोई कंटेंट पढ़ने के लिए। तो दोनों के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक और एग्जांपल के साथ यहां पर कैलकुलेशन समझाने वाला हूं जिसको कि आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात समझो, देखो मेरी किसी भी, मैं अगर किसी बात को बता रहा हूं ना तो मेरा रेफरेंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात समझिएगा, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो पिछले 6 सालों में जो मेंस की परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, उसमें कुल मिलाकर के अगर हम 20 क्वेश्चन पर पेपर की बात करते हैं जो कि आते हैं आप लोगों के, तो टोटल 520 क्वेश्चन जीएस में पूछा गया है। ठीक है, 520 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पीवाईक्यू आप लोग यहां पर बगल में देख रहे हो, ये अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू है। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक के सभी पेपर्स का बाइलिंगुअल अनसॉल्व्ड यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इन 520 क्वेश्चन को करना क्या है और कैसे समझना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो 520 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ये 520 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको सिलेबस एक तरीके से यहां पर कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी अब बात क्या समझनी है हम लोग को, जैसे कि समझिए आपका सिलेबस का जीएस पेपर 1 का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक क्या कहता है, आर्ट एंड कल्चर की बात करता है। अगर मैं उस टॉपिक को एग्जैक्टली पढ़ूं, कहता है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, मतलब एंशियंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक जो आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर है, इनके जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनको हम लोग को अपने सिलेबस में कवर करना है। सिलेबस में आयोग ने आपको ये पॉइंट बता दिया है। अब एस्पिरेंट की जिम्मेदारी है कि वो सिलेबस को डिकोड करके इसके टॉपिक को तैयार करे। आर्ट एंड कल्चर जो कि सबसे बोरिंग टॉपिक है, आप में से बहुत सारे दोस्त आर्ट एंड कल्चर को लेकर के परेशान रहते हो, उसका एक सॉल्यूशन समझो करना क्या है। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको स्टार्ट कर रहा हूं चीजों को और समझाऊंगा। देखिए अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो वर्ष 2023 में आर्ट एंड कल्चर से 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जो कि कुल मिलाकर के 20 नंबर का था, 8 नंबर का और 12 नंबर का। क्वेश्चन क्या था भी मैं डिस्कस करूंगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले समझिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में 3 क्वेश्चन थे, 2021 में 3 क्वेश्चन थे, 2020 में केवल 1 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया था, 2019 में 3 प्रश्न, 2018 में 1 प्रश्न। अगर मैं इनकी कुल संख्या को काउंट करता हूं, ठीक है, तो 3 3 6 2 8 1 9 3 12 1 13, कुल 13 क्वेश्चन आप लोगों से आर्ट एंड कल्चर के आयोग ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। भाई जितने लोग आर्ट एंड कल्चर को लेकर के परेशान हो, आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इन 13 प्रश्नों को तैयार करो। क्या इन 13 प्रश्नों में कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा भाई। जो प्रश्न आज से 5 साल पहले आर्ट एंड कल्चर पर पूछा गया है, क्या इतने 5 साल में गुप्ता पीरियड का लिटरेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा? कंटेंट तो वही रहेगा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इन 13 क्वेश्चन के एक अच्छे मॉडल आंसर को देख करके इस पूरे टॉपिक को तैयार करें। ठीक है, अब समझिए कि मैं आपको पीवाईक्यू को फोकस करने को क्यों कह रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसी सेक्शन की बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के इस पूरे टॉपिक में 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा, ध्यान समझिएगा, 2023 में 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया वैदिक लिटरेचर पर, वैदिक साहित्य पर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया वो नागर आर्किटेक्चर, जो जो मंदिर स्थापत्य शैली होती है, ठीक है, तो उसमें नागर आर्किटेक्चर पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया। 2022 में देखो, 2022 में जो प्रश्न पूछा गया आप लोगों से वो पूछा गया मौर्यकालीन आर्ट कल्चर, ठीक है, मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला, ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर जो है, इन 2 चीजों पे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो एक प्रश्न पूछा गया 2022 में ही कि हम गुप्त काल को, ठीक है, जो गुप्ता पीरियड है पूरा, उसको हम साहित्य के पीरियड में या फिर हम कला की संस्कृति में हम उसको गोल्डन एज क्यों मानते हैं। ठीक है,
हम उसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं? एक प्रश्न ये पूछा गया था। इसी साल एक प्रश्न आप लोगों से और पूछा गया कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान, जो एंशियंट इंडिया के जो नॉलेज है, उसके आधार पर भारत को हम किस प्रकार से विश्व गुरु मानते हैं? किस प्रकार से हम क्या मानते हैं? विश्व गुरु मानते हैं। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 2021 का प्रश्न देखो, 2021 में एक प्रश्न पूछा गया आप लोगों से वैदिक साहित्य को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें सिमिलरिटी दिखना स्टार्ट हुई। 2021 में एक प्रश्न पूछा जाता है वैदिक साहित्य पर। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न आपको 2023 में फिर से देखने को मिलता है। मतलब जस्ट एक साल छोड़ करके ये प्रश्न आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा है। प्रश्न का डायमेंशन थोड़ा सा चेंज है। जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया कि वैदिक साहित्य में जो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं वो क्या है, कैसे बताई गई भारत की भौगोलिक विशेषताओं को, वो बात आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डीप में था, लेकिन अगर 2023 में हम प्रश्न देखें तो 2023 का प्रश्न ज्यादा क्या था, सिंपल प्रश्न यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन टॉपिक सिमिलर हो, टॉपिक रिपीट करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया आप लोगों को। अब देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और समझाता हूँ। 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसमें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भूमिका है, वो एक टॉपिक आप लोगों से पूछा गया था। अब देखो समझो भाई, 2022 में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 2022 में आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया कि हम भारत को, भारत की समृद्ध प्राचीन ज्ञान संस्कृति के आधार पर कैसे विश्वगुरु मानते हैं। और इससे पहले एक साल प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय ज्ञान संस्कृति में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है। प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न के टॉपिक्स तो एटलीस्ट रिपीट कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, प्रश्न तो बहुत रिपीट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको रिपीटेड प्रश्न भी अभी दिखाऊंगा, ध्यान समझिएगा और समझो। इसी साल एक प्रश्न आप लोगों से यहां पर और पूछा गया कि गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है। अब देखो 2021 में दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्या प्रश्न? एक प्रश्न देखने को मिला गुप्त काल में साइंस एंड टेक की भूमिका। जस्ट उसके अगले साल प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है कि हम गुप्त काल को गोल्डन एज क्यों कहते हैं। फिर देखो एक प्रश्न आपको देखने को मिला 2021 में कि भारतीय ज्ञान संस्कृति में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका थी। उसके नेक्स्ट ईयर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है कि भारतीय ज्ञान संस्कृति जो है उसके आधार पर हम भारत को विश्वगुरु कैसे मानते हैं। अब देखो ना, टॉपिक्स यहां पर रिपीट कर रहे हैं। हमको एटलीस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी करके इन टॉपिक्स को तैयार करना है। मैं क्वेश्चन पर भी जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं छोड़ो, क्वेश्चन थोड़ा सा एक फिक्स्ड डायमेंशन हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो एग्जाम में टॉपिक पूछा गया उस टॉपिक के पूरे डायमेंशन कवर कर लो, ठीक है। और समझिए भाई, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं कुछ सालों का। 2020 में एक ही प्रश्न हालांकि पूछा गया था। प्रश्न ये था आप लोगों से, जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा में अर्बन प्लानिंग कैसे था, अर्बन प्लानिंग कैसे था, ठीक है, शहरी नियोजन उस टाइम पर कैसा था, यह प्रश्न पूछा गया। 2019 में अगर आप ध्यान दोगे तो दो प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आप लोगों से यहां पर पूछा गया था जो था प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर, जिसकी बहुत संभावना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, इसकी बहुत संभावना है कि जो अभी आपका एक सामने मेंस एग्जाम होने वाला है ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट कर सकता है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि मेरे भैया इस बार हुआ है महाकुंभ, ठीक है, और महाकुंभ गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है, ठीक है। इसी के चक्कर में कितने सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, बच्चे परेशान है सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, बट समझने का प्रयास करिए, ठीक है, कि प्रयागराज की सांस्कृतिक जो महत्व है, इस पर आप लोगों से एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था। संभावना है कि ये टॉपिक इस बार फिर से रिपीट करें, ठीक है। तो एटलीस्ट हम इस टॉपिक को तो अच्छे से तैयार करके जाएंगे। प्लस और प्रश्न देखो भाई, एक प्रश्न 2019 में पूछा गया वैदिक शिक्षा साहित्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैदिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न पूछा गया था। सॉरी, वैदिक काल में क्या शिक्षा व्यवस्था थी उस पर एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2018 की बात करिए, 2018 में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न पूछा गया बौद्ध साहित्य पर, ठीक है, बौद्ध साहित्य पर। अब ये आपके सिलेबस के, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो टॉपिक है जिन पर एग्जाम में आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने ईयर वाइज इनके जिन टॉपिक्स पर प्रश्न थे उनका एक कलेक्शन बनाया। ये काम आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक काम प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं आपको कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए उसकी संख्या आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपका काम यह है कि आपको वो अनसॉल्व्ड पीआईक्यू ओपन करके उनके क्वेश्चंस को छांटना है। ये काम जरूर करिए आप लोग, इससे एटलीस्ट आपकी दो चीजें क्लियर होंगी। पहली बात, आप एटलीस्ट एक बार पूरे पीआईक्यू को देख लोगे। दूसरा, आप पीवाईक्यू के टॉपिक वाइज
खुद के आपके दिमाग में डाटा रहे कि हाँ भाई इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए हैं और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमको ये पॉइंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के ये 13 टॉपिक दे रहा हूं। देखो, जो सीरियस स्टूडेंट है मुझे पता है वो लगातार तैयारी कर रहा है, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, चाहे जो भी, उसको पता है ठीक है भाई अगर मेरा इस बार का प्रीलिम्स गड़बड़ भी हो गया तो सामने का अगला प्रीलिम्स है उसको हम देंगे तो फिर हमको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो हमारी तैयारी दोनों स्टेज के लिए होनी चाहिए, ना कि केवल एक स्टेज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको वो 13 टॉपिक दे रहा हूं जिसके आप लोगों को मॉडल आंसर तैयार करने हैं। सब लोग इसके आंसर लिखने के बाद इन 13 टॉपिक को पढ़ने के बाद ये बात मान लेना कि आपका आर्ट एंड कल्चर यहां पर कंप्लीट हो चुका है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करना क्या होगा? करना आपको केवल ये होगा, आपको अपने आंसर में इनरिचमेंट करना पड़ेगा। जैसे समझो, जैसे मानो प्रश्न पूछा गया बौद्ध साहित्य पर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं बौद्ध लिटरेचर। भाई अगर आपसे जीएस पेपर 1 में बौद्ध साहित्य पे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको केवल वो पुराने डाटा लिख करके नहीं आने, आपको कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि हाँ भाई बौद्ध साहित्य प्रेजेंट टाइम में बहुत प्रासंगिक है, उसका रिलेवेंस होने का कारण यह है कि वर्तमान में जो संकट चल रहे हैं, ठीक है, संकट कैसे भाई आप बता सकते हो कि भाई दो देशों के मध्य में युद्ध चल रहा है, उसमें बुद्ध की जो मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास में इन्वायरमेंट संरक्षण और आर्थिक विकास, इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में बौद्ध साहित्य की भूमिका स्थापित हो सकती है। बौद्ध साहित्य प्रेजेंट टाइम में अपने 4 सत्यों के माध्यम से, महात्मा बुद्ध बताते हैं ना कि 4 सत्य क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, बताते हैं ना, ये बात इस बात को बताने का प्रयास करता है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक की फिल्टर लाइफ देखकर क्या परेशान मत हो कि भाई सर यहाँ पर आकर के यूट्यूब पर बैठे हुए सर बहुत खुश है, सर बहुत सही चिल चल रहा है सर की लाइफ, ऐसा नहीं है। सब लोग परेशान है अपने जीवन में, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये बात बहुत पहले ही बता दिया था कि सबके जीवन में दुख है। तो मानसिक तनाव की समस्या जो लगातार बढ़ रही है उससे निपटने में बौद्ध साहित्य की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे कुछ कंक्लूजन आपको अपने आंसर में इनरीच करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? आपने बौद्ध साहित्य पढ़ा, आपने बौद्ध साहित्य के सारे एग्जाम्पल देख लिया, आपने देख लिया किस भाषा में लिखी गई है, किस साहित्य में कौन सी बातें लिखी गई है, कैसे क्या ज्ञान बताता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन कंटेंट इनरिचमेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने एक टॉपिक देखा, क्या आपने देखा? हड़प्पा अर्बन प्लानिंग, आप इसको जोड़ो ना, स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ो। अब बताओ कंक्लूजन में कि उस समय हमारे यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग हो रही थी उसी के आधार पर हमको प्रेजेंट टाइम में भी अपने जो शहरी विकास हम कर रहे हैं, शहरी नियोजन कर रहे हैं, वहां पर हमको स्मार्ट सिटी के तौर पर इस अपने पूर्व इतिहास से प्रेरणा लेते हुए कुछ आधुनिक सुधार करने की आवश्यकता है। आप ये पॉइंट वहां पर मेंशन करो। तो आप देखोगे ना कि आपके आर्ट एंड कल्चर के इस पूरे क्वेश्चन में, जैसे मान लो प्रश्न पूछा गया है गुप्ता साहित्य पर, ठीक है, तो आप केवल गुप्ता काल के वो बेसिक पॉइंट्स लेकर के मत आओ, आप कंक्लूजन में ये पॉइंट ऐड करो कि रिसेंट में ही क्या हुआ। पिछले साल आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में देखा भी होगा कि गुप्ता काल की कई सारे लिटरेचर को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पैसिफिक एशिया करके एक रजिस्टर बनती है, ठीक है, उस रजिस्टर में भारत की कुछ साहित्यों को शामिल किया गया जो कि गुप्त काल की है। आप ये बात कंक्लूजन में जोड़ो कि भाई इनकी प्रासंगिकता इतनी ज्यादा है कि इसको रिसेंट में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये लिस्ट यूनेस्को के द्वारा जारी की गई थी, आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। तो आपको ना अपने आर्ट एंड कल्चर के इस पूरे सेक्शन में भी आपको नए नए एड ऑन करने पड़ेंगे, नए नए इनरिचमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली बेसिक प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम पीवाईक्यू से, ध्यान दीजिएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जिन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछा गया है उन टॉपिक्स का एक कलेक्शन तैयार करें। ठीक है, मानो 13 प्रश्न आपको मिल गया, आपने 13 टॉपिक तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या करो भाई? देखो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है ना, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चलता है और चलना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है प्रयास, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 दिन महीने में 2 क्वेश्चन आप लोग कराते हैं, ठीक है, जो कि जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक का पूरा सिलेबस यहाँ पर शामिल होता है। और इसके हम 50 टॉपिक जो होते हैं वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम इन 50 टॉपिक पर इस मंथ आंसर राइटिंग करने वाले हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा पहली बात कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, दूसरी बात अब आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से इतर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल पूरा रखते, मॉडल आंसर आपको एकदम शानदार मिलता है, कॉपी वैल्यूएशन बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। तो ये प्रयास बैच है। जब आप पीवाईक्यू की चीजों को फॉलो कर लोगे ना पहले, उसके साथ साथ
आपको ऐसे किसी भी एक बैच से, किसी भी प्लेटफॉर्म के एक बैच से जहां पर आपको लगे कि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जहां पर आपको लगे कि टीम बहुत हार्डवर्क कर रही है, टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो वहां पर ज्वाइन करके, वहां से जुड़ करके आपको ये काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो मंथली बैच है, हर महीने ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हो, हर महीने बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये बैच, ऐसा नहीं कि बैच बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बेसिक बैच है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे आपकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो मेरा सजेशन ये है कि इस चीज को तो आप लोग पैरेलली के साथ करो ही करो। प्लस और देखिए भाई, अब मैंने तो पहला टॉपिक आपको क्लियर कर दिया कि भाई हमको किस टॉपिक को प्राथमिकता देनी है, जिस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात क्लियर हो? मैंने आपको 13 टॉपिक की लिस्ट यहाँ पर दे दिया, जो कि आर्ट एंड कल्चर के, जिनको कि आप लोगों को तैयार करना है। सेम आप लोगों को काम बाकी सेक्शन में भी करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, पेपर 2 में आ जाइए, ठीक है। पेपर 2 या पेपर 3 में आप आ जाए। पेपर 3 ज्यादा डायमेंशन कवर करता है, तो पेपर 3 की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इंडियन इकोनॉमी से लगभग हर साल 9 प्रश्न पूछा गया है। अपने में एक बड़ा लेवल है, ठीक है। चलिए हम इसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं साइंस एंड टेक, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें मैक्सिमम डायमेंशन कवर हो जाता है। बायोटेक, स्पेस टेक, आपका नैनो टेक, आपका अदर जो एग्रीकल्चर टेक, सब चीजें यहाँ पर शामिल हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11 और 8, 19 प्रश्न आप लोगों के साइंस एंड टेक में वाईक्यू में पूछे गए हैं। हमको ये 19 प्रश्न तैयार करने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, ठीक है, आर्ट साइड से, और वो साइंस टेक को लेकर लगातार परेशान रहता है। भाई परेशान मत हो, सबसे पहले 19 क्वेश्चन तो तैयार करो जो हमारे पास है सामने, कि हमको ये पढ़ना है, वो भी हम तैयार नहीं करें, बाकी परेशान हर चीज के लिए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या, आप इस चीज को कवर करो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत ज्यादा डायमेंशंस नहीं मिल पाता, लेकिन क्वेश्चंस उसके पास हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि देखो, एक प्रश्न 3, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 प्रश्न आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू ओपन करिए, इन प्रश्नों को देखिए, इन टॉपिक्स को तैयार करिए, इसके आंसर लिखिए। ये काम आपको करना पड़ेगा। पढ़ना कहां से, कौन से बुक फॉलो करनी है, तो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आप एक मार्केट से उठा लो पीवाईक्यू सॉल्व। देखो मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूँ चैनल पर, फ्री में चैनल पे अपलोडेड है, वो है अनसॉल्व, ठीक है। अनसॉल्व मतलब इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। बहुत जरूरी, आपके टेबल पर एक अनसॉल्व बुक होनी ही चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व आप ले लो किसी भी पब्लिकेशन का, आप घट्टा चक्र ले सकते हो, आप दृष्टिया ले सकते हो, आप यूथ कंपटीशन ले सकते हो, आप क्रॉनिकल के ले सकते हो, और इतनी ही मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, इसमें से आप कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले लो मार्केट से, ठीक है, और उससे मॉडल आंसर पढ़ना स्टार्ट करो। भाई आपको 19 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के दिख रहे हैं, तो आप इन 19 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वहां से पर पढ़ लोगे। प्लस इसके साथ साथ आप कोई भी मेंस की सीरीज की जो बुक आती है ना, जैसे कि दृष्टि की आती है, घटना चक्र की आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, मेंस सक्सेस सीरीज, मेंस सीरीज, ठीक है, बहुत सारी बुक होती है। इसमें जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 करके 6 पार्ट में बुक निकालते हैं पब्लिकेशंस वाले, ठीक है। आप वो बुक रख लो, उससे बेसिक रेफरेंस ले सकते हो। जैसे मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर देखा, आपको टॉपिक पढ़ना है मौर्यकालीन साहित्य, ठीक है। अब आपने उस बुक को ओपन किया, उस बुक में से मौर्यकालीन साहित्य के केवल उस टॉपिक को आपने ओपन किया, पढ़ा, चीजें अंडरलाइन की, चीजें कुछ कुछ पॉइंट आपको लगा कि भाई नोट कर लेना चाहिए, उस पॉइंट को आपने नोट किया, पीवाईक्यू से कुछ पॉइंट, जब पास मॉडल आंसर था आपने उससे कुछ पॉइंट देखा, आपका टॉपिक तैयार, आगे बढ़ जाओ। ये बेसिक अप्रोच है जिसको कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर लेते हो ना, उसके बाद मैं आपको समझा सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आपने बेसिक काम कर लिया है, अब आपको एडवांस लेवल पर शिफ्ट होने की आवश्यकता। आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या सर इतना एनफ है? क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके मन में एक प्रश्न हमेशा लगा, सर क्या इतना एनफ है? भाई एनफ क्यों आपको चाहिए? आप लगे रहो ना, आप मेहनत करो ना, आपके पास समय है, आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप 2 टेस्ट सीरीज लगाओ, आप 2 जगह से आंसर राइटिंग करो, आप 2 प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, आप खुद से 50 क्वेश्चन बना करके लिखो। आपके लिए एनएफ कुछ नहीं, जब तक रिजल्ट ना है कोई भी चीज पर्याप्त नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पे समस्या, उन समस्या को हमको दूर करना है, ठीक है। ये वो चीजें जो कि बेसिक लेवल है, आपको बाकी मेंस दिए हुए एक्सपीरियंस है। अच्छा एग्जांपल समझो, मानो मानो इस बार 1000 सीट आती है, ठीक है। 1000 मतलब 15 गुना बच्चे क्या होंगे, मेंस लिखेंगे, मतलब 15,000 एस्पिरेंट मेंस लिख रहे हैं इस बार, ठीक है। मानो 2024 में लगभग 200 सीट, 2025 में 200 सीटें हैं, ठीक है। 200 गुड़े 15, ठीक है, लगभग 3000 एस्पिरेंट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आपको मेंस लिख रहे हैं। भाई ये जो 15,000 एस्पिरेंट जिन्होंने 2024 में मेंस लिखा, इसमें सेलेक्ट कितने होंगे, 1000 लोग। बाकी 14,000 लोग ऐसे जिन्होंने मेंस लिखा है, मतलब उनको मेंस का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं।
और नेक्स्ट ईयर केवल 3000 लोग मेंस लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बता रहा हूं। नेक्स्ट ईयर केवल 3000 लोग मेंस लिखेंगे, तो आपको कंपीट से किससे करना है? आपको सबसे बेसिक कंपटीशन तो इन लोगों के साथ है ना, ये जो 14000 लोग हैं जिनको मेंस का एक्सपीरियंस है। इसलिए आप अपने आप को पहले बेसिक लेवल पर लेकर के, और बेसिक लेवल ये है कि आप 520 क्वेश्चन पीवाईक्यू के तैयार करके आओगे। ठीक है, ये बेसिक लेवल है। इसके बाद एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल आपका ये है कि आप इसके साथ साथ कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कहीं से आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये सब चीजें हम पैरेलली करते चलेंगे। तो ये होता है अप्रोच। देखिए, मुझे पता है कि आंसर राइटिंग को लेकर के आप लोग लगातार परेशान हो, आप लोग लगातार कंफ्यूज हो कि सर क्या किया जाए। मेरा सिंपल सॉल्यूशन, देखो मैं एफर्ट कर रहा हूं तो मुझे पता कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर आंसर राइटिंग के लिए क्या कर रहा हूं। 70+ क्लासेस आप लोगों की मैंने ऑलरेडी करा दी है यूट्यूब पर। ठीक है, वो 70+ क्लास जो देख लेगा ना, उसके आंसर राइटिंग लगभग लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक घंटे के अराउंड की क्लास है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने जीएस पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 4 के भी कुछ क्वेश्चंस को वहां पर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग करिए ही करिए, प्लस इसके साथ साथ प्रयास चल रहा है हमारा जो कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसको करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं मेंस को लेकर के, आप कमेंट करो, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। और मैं आप लोगों के साथ लगातार यहाँ पे लगा हुआ, तो आपको भी लगना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।